तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉलीमर। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लेंदी चैप्टर तो नहीं है, चैप्टर छोटा सा है, लेकिन इसको याद रखने में मुश्किल होता है। तो मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रीफ में, लेकिन साथ साथ मैं इसका शॉर्टकट टेक्निक भी बता दूंगा कैसे याद करते हैं शॉर्टकट टेक्निक से। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं पॉलीमर पे। देखो बच्चों, पॉलीमर ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मतलब होता है मेनी और मर मतलब होता है मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल। ठीक है, जब बहुत सारे सिंगल यूनिट आपस में जुड़ जाए तो उससे पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है बच्चों? जैसे बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए तो हो जाएंगे पॉलीथीन। जैसे आपने एक और है ना पॉलीमर का नाम सुना होगा, पीवीसी पाइप जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग हैंड पंप गाड़ने में। ठीक है, तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। क्या बच्चों? विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल तो समझते हैं। विनाइल का मतलब क्या होता है? इथीन अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसके कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते थे। अगर उस पर क्लोरीन लग जाए तो उसी को कहते हैं विनाइल क्लोराइड। उसी तरह से एक और है ना एग्जाम्पल है, जैसे टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन का नाम आपने सुना अगर नहीं होगा तो आपने देखा होगा, जो आप लोग इधर ध्यान दीजिए, पहले समझिए। टेफ्लॉन आपने देखा होगा घर पे नॉन स्टिक बर्तन आता है। नॉन स्टिक बर्तन क्या होता है? जिसमें अगर हम मसाला फ्राई करें, अंडा फ्राई करें तो उसमें क्या होता है कि कम तेल में भी वो चिपकता नहीं है। बेसिकली उस बर्तन में उसके सरफेस पे टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। टेफ्लॉन पॉलीमर होता है। जैसे पॉलीथीन पॉलीमर है ना, उसी तरह टेफ्लॉन पॉलीमर है। और ये टेट्राफ्लोरोइथीन का बना होता है। किसका बना होता है? टेट्राफ्लोरोइथीन। इथीन तो याद है, इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथीन कहते हैं। अगर इथीन को आप एक बार पकड़ लो हाथ में, इमेजिन कर लो, और उससे इथीन में से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दो तो वो हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। और उसका अगर हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो PVC बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसी तरह से टेफ्लॉन को कैसे याद करते हैं? उसका मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। इथीन तो हमको मालूम है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 का चारों हाइड्रोजन हटा के चार फ्लोरीन जोड़ दे तो वो हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथीन। और उसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो वो बन जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए। खैर, तो मुद्दे पे हम वापस आ जाते हैं। बेसिकली पॉलीमर क्या है? मेनी मोनोमर का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे मोनोमर यानी बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ जाए, जैसे पॉलीथीन बनता है तो बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीमर हो जाएगा यानी पॉलीथीन हो जाएगा। उसी तरह बहुत सारे विनाइल क्लोराइड आपस में जुड़ जाएं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। जैसे बहुत सारे टेट्राफ्लोरोइथीन आपस में जुड़ जाएं तो वो हो जाएगा क्या? टेफ्लॉन बन जाएगा। ठीक है जी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है CH2 n नंबर है। n नंबर का मतलब क्या होता है? n क्या? अनलिमिटेड नंबर है। 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़ ऐसे हो सकता है। तो ये आपस में देखो जुड़ता चला जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो ये जो सिंगल, ये जो डबल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड गायब हो जाता है। और यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि इधर भी इथीन जोड़ा और इधर भी इथीन जोड़ा, तो ये हो गया आपका पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है जी, चलिए। तो पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर दो वर्ड का मिलकर बना है, मेनी और मोनोमर, यानी बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। और इसका एग्जांपल आपका कौन है? पॉलीथीन है। और कौन है? PVC है। और कौन है? टेफ्लॉन है। ये सब सिंथेटिक पॉलीमर है। कौन से पॉलीमर है? सिंथेटिक, जो इंसान लैब में बनाता है। एक नेचुरल पॉलीमर होता है, जैसे प्रोटीन है। जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, बहुत सारा एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ता है तो वो क्या हो गया? वो हो गया नेचुरल पॉलीमर, हो गया, प्रोटीन बन गया। उसी तरह से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, बायोलॉजी पढ़ा होगा आपने। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है DNA का और RNA का। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाता है, उसी से DNA और RNA बनता है। तो वो नेचुरल पॉलीमर है। क्या बच्चों? नेचुरल। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर होता है वो मोनोसैकेराइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोसैकेराइड। बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीसैकेराइड हो जाता है, वो भी नेचुरल पॉलीमर है। क्लियर? तो पॉलीमर क्या है समझ में आ गया? पॉली मतलब मेनी, मर मतलब बहुत सारा, मोनोमर यानी यूनिट आपस में जुड़ जाए तो पॉलीमर होगा। और पॉलीमर को हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं,
मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, माइक्रो नहीं बोल रहे, मैक्रो मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीमर हो जाएगा, इसलिए हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो आप बोर्ड देख रहे हैं बच्चों, ये मैंने आपको शॉर्टकट में सारा क्लासिफिकेशन एक साथ बता दिया, यानी 80% आपका एनसीईआरटी इस बोर्ड पे छाप दिया मैंने, और इसको मैं आपको पहले याद करा देता हूँ, माइंड में तस्वीर बना देता हूँ, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। सबसे पहले यहां से देखिए, पॉलीमर को हमने क्लासिफाई किया है, पॉलीमर को क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब जहां से ये मिला है, जहां से ये बना है, ठीक है। ये 3 तरह का होता है, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, इसको याद कर लेंगे एनएसएस। कैसे याद करेंगे? एनएसएस, ठीक है जी। नेशनल स्काउट गाइड होता है ना, एनएसएस बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो एनएसएस होता है, एन मतलब नेचुरल, एस मतलब सिंथेटिक और एस मतलब सेमी सिंथेटिक। 3 तरह का पॉलीमर होता है सोर्स के बेसिस पे एनएसएस। कैसे याद करेंगे बच्चों? एनएसएस, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। इज इट क्लियर? नेचुरल पॉलीमर किसे कहते हैं? जो इंसान खुद नहीं बनाता है, नेचुरली मिलता है। जैसे प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या होता है बच्चों? एमिनो एसिड होता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, इसका मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट, ये नेचुरल पॉलीमर है, जिसका यूनिट होता है क्या? मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज भी होता है। और आपने पढ़ा होगा जो लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, आपने सुना होगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म है। उसी तरह से स्टार्च जो आपने सुना होगा, ठीक है, वो सब कार्बोहाइड्रेट नेचुरल पॉलीमर है। इज इट क्लियर? दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर, जो नेचर में नहीं बनता, इंसान खुद बनाता है, उसको कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। जैसे एग्जांपल है नायलॉन 66। आपने देखा होगा नायलॉन की रस्सी जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। कई बार हम लोग है ना कपड़ा को डालने के लिए धूप में तो नायलॉन की रस्सी इस्तेमाल करते हैं, या कई बार जो है फांसी भी लटकाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? नायलॉन 66 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो रस्सी होती है, ये सिंथेटिक रस्सी होती है, और ये बहुत ही स्टिफ होती है, बहुत ही मजबूत होती है। तो ये आपका कौन सा पॉलीमर है बच्चों? सिंथेटिक है। एक और आता है नायलॉन 6, ठीक है। एक नायलॉन 66 होता है, एक नायलॉन 6 होता है, और एक रेयॉन होता है, ठीक है। ये 3 तरह का सिंथेटिक पॉलीमर होता है। उसी तरह से सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आधा हिस्सा नेचुरल होगा और आधा सिंथेटिक होगा, इसको हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक, ठीक है। और इसका एग्जांपल है सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज क्या है आपको मालूम है ना? कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। और नाइट्रेट क्या है? केमिकल है। तो ये नेचुरल हो गया और सिंथेटिक हो गया। जैसे आपने सुना होगा टेरी कॉटन, टेरी कॉटन का नाम सुना होगा, टेरिलीन प्लस कॉटन। टेरिलीन क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है, और क्या है? कॉटन नेचुरल पॉलीमर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्लासिफाई कर दिया किस बेसिस पे? सोर्स के बेसिस पे। अब हम लोग देखेंगे अगेन जो है पॉलीमर को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किस बेसिस पे? स्ट्रक्चर। पहले किस बेसिस पे किया था? सोर्स के। तो एनएसएस हो गया, शॉर्ट में याद कर लीजिए एनएसएस। दूसरा है, पहले समझ लीजिए, एनसीईआरटी आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। पहले ओवरऑल क्लासिफिकेशन माइंड में रख लीजिए, फिर ध्यान हम बता देंगे। एनसीईआरटी बुक सामने रखिएगा तो बच्चों जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर ब्रांच क्रॉस लिंक, लीनियर ब्रांच क्रॉस लिंक, इसको शॉर्ट में कैसे रखते हैं? एलबीसी, लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री नहीं शास्त्री, एलबीसी, लाल बहादुर शास्त्री, याद रहेगा। एनएसएस किस बेसिस पे? सोर्स के बेसिस पे। और दूसरा किस बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे, लाल बहादुर शास्त्री, एलबीसी। एल मतलब लीनियर, बी मतलब ब्रांच, और सी मतलब क्रॉस लिंक। लीनियर पॉलीमर किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो, जो मोनोमर आपस में जुड़े तो उसे एकदम सीधा चेन बना दे, उसको कहते हैं लीनियर पॉलीमर। क्या कहते हैं बच्चों? लीनियर पॉलीमर। जैसे इसके एग्जांपल पॉलीथीन है, एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन भी 2 तरह का होता है, एक एचडीपी होता है, एक एलडीपी होता है। एचडीपी का मतलब क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और एलडीपी का मतलब होता है लो डेंसिटी। जैसे आप लोग पॉली बैग इस्तेमाल करते हो आलू प्याज लाने के लिए, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, अगर ज्यादा वजन हो जाएगा तो टूट जाएगा। लेकिन एक होता है एचडीपी, हाई डेंसिटी होती है। जैसे आपने देखा होगा मोटा मोटा जो है ना वो होता है, क्या बोलते हैं, बकेट वगैरह जो बनता है, बाल्टी वाल्टी, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बनता है। या स्क्वीज बोतल जो होता है लैब में जो है, या आपने देखा होगा होली में जो बच्चे पिचकारी बनाते हैं, वो सब पॉलीथीन होता है। क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, ठीक है। और तीसरा है क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड में एग्जांपल है बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर का हैंडल देखा आपने, ब्लैक रंग का होता है, वो बैकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है? बैकेलाइट का, ठीक है। वो क्रॉस लिंक पॉलीमर है, और इसमें 2 मोनोमर होते हैं, एक फिनॉल होता है, एक फॉर्मल्डिहाइड होता है।
आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि भाई बेकेलाइट का मोनोमर क्या होता है, यानी बेकेलाइट किस चीज़ का बना है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना। फिनॉल हम लोग पढ़ लिया ऑर्गेनिक में, C6H5OH को फिनॉल कहते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। उसी तरह से बेकेलाइट को आप एग्जाम्पल में प्रेशर कुकर लिख लीजिए, उसका हैंडल होता है, इसमें ध्यान रहेगा आपको। दूसरा मेलामिन, मेलामिन क्या होता है, आपने देखा होगा बाजार में जो डिनर सेट मिलता है, एक तो शीशे का मिलता है, एक बोन चाइना का मिलता है, और एक फाइबर का मिलता है। किसका मिलता है बच्चों, फाइबर का। वो आपका जो वाइट रंग का जो प्लेट होता है, जो शादी वगैरह में आप देखा होगा कि बाराती लोग को खाना खिलाने के लिए फाइबर इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है, तो वो बेसिकली मेलामिन होता है। क्या होता है बच्चों, मेलामिन। और किसका कॉम्बिनेशन होता है, फॉर्मल्डिहाइड और मेलामिन का कॉम्बिनेशन होता है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है जी। तो अब आइए पहले बताइए सोर्स के बेसिस पे मैंने कितना बांटा, NSS, और किस स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या, LBC, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम अगेन क्लासिफाई करेंगे तो पॉलीमर को ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी। किसके आधार पे क्लासिफाई करते हैं, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी जो रिएक्शन होता है ना पॉलीमर बनाने के लिए, वो किस तरह से होता है, उस बेसिस पे हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं। दो फॉर्म, एक एडिशन पॉलीमर होता है और एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। एक क्या होता है, एडिशन पॉलीमर, और एक कंडेंसेशन। ये ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स है। ठीक है जी। मेलामाइन है, वो मैंने गलती से लिखा हुआ नहीं है, बल्कि सट गया। ठीक है। अभी जब देखो तो पॉलीमर को मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पे किस फॉर्म में बदलेंगे, एडिशन और कंडेंसेशन। ध्यान से देखना, एडिशन और कंडेंसेशन, एडिशन और कंडेंसेशन। इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, AC, शॉर्टकट याद कर लो। क्या है, NSS, LBC और अगेन AC। ए में एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, जिसमें मोनोमर आपस में जुड़ जाता हो, सिंपल, बाई प्रोडक्ट कुछ ना निकलता हो। जैसे जिस मोनोमर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ध्यान से सुनना है, जिस मोनोमर में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे इथीन में होता है ना, क्लियर। तो वो क्या बनाएगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन बनाएगा। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, PVC है, टेफ्लॉन है, LDP है, HDP है। ठीक है जी। उसी तरह से एडिशन पॉलीमराइजेशन भी दो तरह का आता है। एडिशन पॉलीमर, एक होता है होमो और एक होता है को। क्या होता है बच्चे, एक होमो होता है, को होता है। होमो पॉलीमर, होमो मतलब होता है सेम। जब एक तरह का मोनोमर आपस में जुड़ जाए, जैसे इथीन आपस में जुड़ जाए, तो उसको कहेंगे होमो पॉलीमर। क्लियर। और जब दो डिफरेंट तरह का मोनोमर आपस में जुड़े, एडिशन करे, तो उसको कहते हैं क्या बच्चों, को पॉलीमर। एग्जाम्पल जैसे बूना S होता है। बूना S का मतलब ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। क्या बोलेंगे, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। ध्यान से समझ लें, बूना S का मतलब ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा, पहले माइंड में रखो। पहले बूना S मतलब ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। ब्यूटाडाइन एक मोनोमर है और स्टाइरीन दूसरा मोनोमर है। उसी तरह एग्जांपल एक और है, बूना N, ब्यूटाडाइन प्लस नाइट्राइल, ब्यूटाडाइन प्लस नाइट्राइल। ये किसका एग्जांपल है बच्चों, ये आपका ये होमो पॉलीमर है और ये क्या बच्चों, को पॉलीमर है। इज इट क्लियर। उसी तरह कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर किसे कहते हैं, जब दो मोनोमर मिलता हो, दो मोनोमर आपस में मिलता है और आपस में बाई प्रोडक्ट बनाता हो। क्या बनाता हो, बाई प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे नायलॉन 6,6 है, ये इसका एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमर का। किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन, यानी दो मोनोमर आपस में जुड़ेगा। तो यहां पर तो सिंपल ऐड हो गया था एक दूसरे से, और यहां पर क्या हो रहा था, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, जैसे रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने प्रोटीन पढ़ा होगा, प्रोटीन, तो प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सब ने पढ़ाया होगा। तो उसमें क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, एक तरफ NH2 ग्रुप होता है, दूसरी तरफ COH होता है। तो अगर एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, तो एक तरफ का NH2 और दूसरी तरफ का COH आपस में कंडेंस कर जाता है, पानी बना देता है बाहर और आपस में जुड़ जाता है, पेप्टाइड लिंकेज बन जाता है। तो ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है नायलॉन 6,6। ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों। अब आइए, हमने अभी तक क्या पढ़ाया, NSS बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कौन, LBC। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन AC। ठीक है, एडिशन और कंडेंसेशन। ठीक है, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, फोर्स के बेसिस पे चार तरह का होता है। EFTT का मतलब इफ्तार टाइम्स।
इफ्तार, EFT, इफ्तार करते हैं ना भाई हम लोग, इफ्तारी समझते हो ना, जब 5 बजे अजान होती है तो इफ्तारी करते हैं, तो EFTT इफ्तार टाइम, EFTT। ठीक है, E मतलब इलास्टोमर, F मतलब फाइबर, T मतलब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 4 तरह का होता है और ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स के आधार पे हमने क्लासिफाई किया है। EFTT क्या होगा बच्चों, EFTT। पहला आता है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स मतलब क्या होता है कि इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वीक फोर्स से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं आपस में, वीक फोर्स से, तो उसको कहते हैं इलास्टोमर्स। क्या कहते हैं बच्चों, इलास्टोमर्स। जैसे एग्जांपल रबड़ है, इसका रबड़ आप देखते होंगे, रबड़ को खींचते हैं तो वो क्या होता है, फैल भी जाता है और वापस कंप्रेस भी हो जाता है, वो इसका एग्जांपल है, इलास्टोमर्स का एग्जांपल है। उसी तरह से फाइबर किसका है, फाइबर का एग्जांपल कौन है, नायलॉन 6। आपने देखा होगा नायलॉन की जो रस्सी होती है तो बहुत ही स्टिफ होती है, बहुत ही मजबूत होती है, अगर आप खींचेंगे तो स्ट्रेच नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर जो पॉलीमर है उनके बीच आपस में क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नायलॉन 6 इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, थर्मो मतलब होता है हीट और प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक, मतलब जो प्लास्टिक हीट करने पे गल जाए, और दोबारा हम उसको दोबारा उसको पॉलीथीन में बदल सकते हैं। जैसे पॉलीथीन इसका एग्जांपल है। पॉलीथीन आपने देखा होगा घर पे जो पैकेट वाला दूध आता है तो उसका जो पन्नी जो बचता है वो पन्नी क्या करता है, रिसाइकिल हो जाता है, तो उसको दोबारा गला करके फिर से पन्नी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या हो गया आपका, थर्मोप्लास्टिक है, यानी हीट करने पे रिसाइकिल हो जाए, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसका एग्जांपल पॉलीथीन है। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक बच्चों, थर्मोसेटिंग। नाम से अंदाजा लगाओ, थर्मोसेटिंग, यानी हीट करने पे वो क्या हो जाए, सेट हो जाए। और सेट हो जाने का मतलब वो रिसाइकिल नहीं हो सकता। जैसे प्रेशर कुकर का हैंडल एक बार अगर टूट गया तो वो फिर क्या होगा, उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसको आप दोबारा गर्म करके गलाने की कोशिश करेंगे तो वो गलेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा स्टिफ हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसे जैसे होता है चूरन की तरह ब्रेक डाउन कर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा प्रेशर कुकर की हैंडल है ना, कूड़े के भाव में भी नहीं बिकती, लेकिन दूध का पैकेट आसानी से क्या करता है वह कोई भी खरीद लेता है। तो वो हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इज इट क्लियर। अब आइए, अभी तक हमने क्लासिफाई किया पॉलीमर्स को कितने बेसिस पे, बेसिस ऑफ सोर्स, NSS बोलो यार, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्ट्रक्चर, LBC, लाल बहादुर शास्त्री, लीनियर ब्रांच्ड क्रॉस लिंक। उसी तरह से बच्चों हमने मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में क्या होगा, मोनोमर सिर्फ जुड़ जाएगा, बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। इसका एग्जांपल कौन है, LDP, टेफ्लॉन, PVC। और दूसरा कौन सा बच्चों, कंडेंसेशन। इसमें 2 मोनोमर जुड़ेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और एडिशन का 2 फॉर्म होता है, होमो और कोपॉलीमर। होमो में क्या होगा, जब एक ही तरह का मोनोमर आपस में जुड़ जाए तो होमोपॉलीमर होगा, 2 अलग अलग तरह का मोनोमर आपस में जुड़े तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, कोपॉलीमर। क्या कहते हैं बच्चों, कोपॉलीमर। क्लियर। उसी तरह पॉलीमर को हमने फोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया, तो EFTT किस फॉर्म में, EFTT, इफ्तार टाइम, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। क्लियर, ठीक है। अब आइए अगेन जो है हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, इधर देखो। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, हम लोग को ये जो मैंने पढ़ाया ये क्लासिफिकेशन था। अगर आप NCERT बुक ओपन करके देखोगे तो ये डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ। ठीक है, और आपके एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में आएगा सीधा क्वेश्चन आएगा कि पॉलीथीन इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमर, एडिशन की कंडेंसेशन। उसी तरह से नायलॉन 6 के बारे में आएगा, नायलॉन 6 किस तरह का पॉलीमर है। ठीक है जी, यहां तक तो आता है। अब आइए हम लोग को अब कुछ एडिशन और कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल याद रखना है। किसका याद रखना है, एडिशन का और कंडेंसेशन का। जो हमारे NCERT है उसमें 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। एक तो पॉलीथीन का एग्जांपल दिया हुआ, एक टेफ्लॉन का एग्जांपल दिया हुआ और एक पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का दिया हुआ, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीथीन का। तो आपको पता है ना पॉलीइथीन है, यानी इसका मोनोमर क्या होगा, इथीन होगा। और पॉलीथीन 2 तरह का होता है, LDP होता है और एक HDP होता है। LDP मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन, HDP का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन। LDP जो होगा वो हाई टेम्परेचर पे बनता है, प्रेशर चाहिए ज्यादा। ठीक है, HDP में जिगलर नाटा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्युमिनियम।
जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम हो गया, यानी टाइटेनियम क्लोराइड हो गया, और क्या हो गया? ट्राई इथाइल एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं लिख देता हूँ, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपके एग्जाम में आएगा, बोलेगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैसे याद रखेंगे, है ना? ट्राई क्लोरो टाइटेनियम, ठीक है, या टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम हो गया, और ट्राई इथाइल एल्युमिनियम के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये HDP बनाने में काम आता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में काम आता है। ठीक है जी। इसके अलावा टेफ्लॉन है, इसका मोनोमर क्या होगा? तो टेट्राफ्लोरोइथीन। अब एक बात याद रखना बच्चों कि हम लोग इतनी सारी बात याद रखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो खाली आप लोग एक काम करना, इथीन का माइंड में स्ट्रक्चर कर लो। इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये तो मालूम है। अगर इथीन में से एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन जोड़ दें तो उसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चों? विनाइल क्लोराइड। और उसका पॉलीमर बनाएंगे तो क्या बनेगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC पाइप बोलते हैं। उसी तरह अगर हम लोग चारों हाइड्रोजन हटा के 4 फ्लोरीन जोड़ दें तो इसको कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन, और इसका जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? टेफ्लॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेफ्लॉन। तो आपसे पूछेगा टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, तो टेट्राफ्लोरोइथीन होता है। इथीन को खाली पकड़ लो दांत से, इथीन पकड़ लो, हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटाओगे, एक क्लोरीन जोड़ोगे तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। उसके पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। फिर अगर आप चारों हाइड्रोजन हटा के 4 फ्लोरीन जोड़ दोगे टेट्राफ्लोरोइथीन हो जाएगा। और दूसरा क्या है? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलो क्या होता है? ये जो है देखो, इथीन है ना, इथीन में से एक हाइड्रोजन हटा के साइनाइड जोड़ दो तो उसको कहेंगे क्या? एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। और बहुत सारा मोनोमर आपस में जोड़ेंगे, इसको कहेंगे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आप लोग को क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा कंडेंसेशन का 3 फॉर्म होता है, नायलॉन 6,6, पॉलीएस्टर और नायलॉन 6। ठीक है जी। तो अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, और वो है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म हम लोग नोट डाउन करते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको वॉच कर लीजिए। रोक दो। अब देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत सारा इथीन आपस में रख दिया डब्बा में डाल के और वो अपने आप रिएक्शन कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वहां कैटलिस्ट डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है बच्चों? कैटलिस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएटर, स्टार्ट कराने वाला। इनिशिएटर मतलब जो रिएक्शन को स्टार्ट करा दे। तो यहाँ पर जो फेमस इनिशिएटर हम लेते हैं वो बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? बेंजोइल पेरोक्साइड। देखो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। अब आप बोलेंगे सर ये स्ट्रक्चर तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम कैसे याद करें? तो बेंजोइक एसिड का तो नाम सुना होगा आपने। बेंजोइक एसिड क्या होता है भाई? COH। अब ऐसा 2 मॉलिक्यूल ले लो, नहीं ऐसा याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ, किताब के में से नहीं है। इसका दोनों का हाइड्रोजन हटा दो और इसको आपस में जोड़ दो, यही तो बेंजोइल पेरोक्साइड बन गया। बेंजोइक एसिड तो सबको याद होता है भाई, तो उसका दोनों हाइड्रोजन हटा के कनेक्शन मार दिए, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया। अब अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जहां पर हमको पॉलीथीन बनाना है, जिस बीकर में हमने इथीन का क्रिस्टल ले लिया है, समझ लो, तुम लोग को नहीं मालूम है क्योंकि हम मेरा स्पेशलाइजेशन पॉलीमर केमिस्ट्री है, तो मैंने पॉलीथीन वगैरह PVC वगैरह सब बनाया हुआ। तो इसमें होता है कि जैसे चावल का दाना होता है ना, उसी तरह से व्हाइट रंग का क्या होता है? क्रिस्टल होता है। किसका? इथीन का क्रिस्टल होता है। और उसको डाल दे, जैसे चावल पकाते हैं ना, तो कंटेनर में चावल की जगह हम क्या डालेंगे? सीड डाल देंगे, किसका? इथीन का। और उसको हीट करेंगे, साथ में डाल देंगे इनिशिएटर। ये बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर के फॉर्म में होता है, यानी ये रिएक्शन स्टार्ट कराता है। तो कैसे स्टार्ट कराता है? तो जब हीट करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ये फ्री रेडिकल ब्रेक डाउन में चला जाता है, यानी होमोलिटिक ब्रेकिंग में चला जाता है। किस में चला जाता है? होमोलिटिक ब्रेकिंग। होमोलिटिक ब्रेकिंग क्या होती है? देखो इस बॉन्ड में देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इस तरह से ब्रेक करेगा कि जिसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको मिल गया। तो देखो यहाँ क्या हो गया? बेंजोइल रेडिकल बन गया। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास फ्री है, ये आगे वाले कार्बन को क्या करेगा? फॉरवर्ड कर देगा। तो ये वाला क्या करेगा? ये जो बॉन्ड बना होगा ना, ध्यान से देखो, इसमें से अपना इलेक्ट्रॉन खींच के CO2 बन के बाहर फेंक देगा। इसको नहीं समझे? इसका रेडिकल बना हुआ, ये इस कार्बन को अप्रोच करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाला कार्बन इस फिनाइल के साथ जो बॉन्ड बना रखा है उसमें से अपना इलेक्ट्रॉन खींच के CO2 बन के बाहर फेंक देगा। इसको देखो, यही हो रहा है ना। अब ये जो बन गया, फाइनली क्या बन गया बच्चों? फिनाइल रेडिकल। अब ये एक्टिव सेंटर है। क्या बच्चों? एक्टिव सेंटर। यानी ये खोजेगा किसको?
कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाए जो इसके इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर ले, तो वो क्या होगा, इथीन अगर आप ले लेंगे तो इथीन इसके सामने आ जाएगा। अगर हम पीवीसी बनाना चाहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना चाहते हैं, तो हम विनाइल क्लोराइड ले लेंगे। विनाइल क्लोराइड क्या है, इथीन तो हम जानते हैं, उससे एक हाइड्रोजन हटा दो, एक क्लोरीन लगा दो, वही विनाइल क्लोराइड है। अगर हम टेफ्लॉन बनाना चाहते हैं तो टेफ्लॉन का क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये फिनाइल रेडिकल इस इथीन पे अटैक मारेगा और ये लगातार क्या होगा, बहुत सारे इथीन को आपस में जोड़ता चला जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर आप पॉलीथीन बनाना चाहते हैं तो यहाँ मोनोमर इथीन ले लीजिए, अगर आप पीवीसी बनाना चाहते हैं तो वहां पर विनाइल क्लोराइड ले लीजिए, अगर आप टेफ्लॉन बनाना चाहते हैं तो टेट्राफ्लोरोइथीन ले लीजिए, अगर आप एक्राइलोनाइट्राइल बनाना चाहते हैं यानी विनाइल साइनाइड का मोनोमर ले लेंगे तो वही आगे रिएक्शन प्रोसीड कर देगा। लेकिन ध्यान रहे कि इथीन भी हम बना सकते हैं और कोई सा भी डबल बॉन्ड वाला मोनोमर यहां ले सकते हैं। अब देखो ध्यान से, मान लो अगर हमने रिएक्शन चैम्बर में 100 मॉलिक्यूल लिया है इथीन का, मान लो, इमेजिन करो, तो ये फिनाइल एक इथीन पे अटैक मारेगा तो दूसरा भी तो फिनाइल है, वो दूसरे इथीन पे अटैक मारेगा। अब ये जो है इथीन पे अटैक मारा तो देखो इथीन का रेडिकल जनरेट करा दिया। अब ये अगले इथीन पे अटैक मारेगा तो ये भी अगले इथीन पे अटैक मारेगा। इस तरह करते करते ये लंबा लंबा चेन दोनों फिनाइल बना देगा। अब क्योंकि 100 मोनोमर लिया है तो 100 का 100 में से 50 ये निपट लेगा और 50 ये निपट लेगा और फाइनली अब उसके पास तो बचा नहीं, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो यहां से लेके यहां तक हो गया इनिशिएशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप लंबा कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आप पॉलीथीन कैसा बनाना चाहते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाना चाहते हैं कि हाई डेंसिटी। वो डिपेंड करता है कि आप है ना सिंपल पॉलीमर बनाना चाहते हैं कि डेंसिटी हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से मोनोमर की संख्या ली जाती है। और जब सारा मोनोमर कंज्यूम हो जाएगा तो अब कोई इथीन बचा ही नहीं अटैक मारने के लिए, तो फाइनली ये टर्मिनेट हो जाएगा बच्चों। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में गलती से क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आ गया तो 2 नंबर में पूछ देगा कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ क्या, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ इथीन या ऑफ पॉलीथीन बोल देगा। तो आपको क्या करना है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड को याद रखिएगा, इसको तोड़ करके फिनाइल रेडिकल बना दीजिएगा, इथीन पे अटैक मारते जाइएगा, प्रोपेगेट करता जाएगा और फाइनली टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, इसको 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर बोल देगा पीवीसी तो सेम चीज यहां ले लेंगे, लेकिन इथीन का एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देंगे। अगर हमसे बोलेगा विनाइल क्लोराइड साइनाइड ले लें, जिसको हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं, तो हाइड्रोजन हटा के साइनाइड लगा देना। बात समझ में आ गई? ये इसका मैकेनिज्म है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो और इसको नोट करने के साथ साथ दिमाग में ध्यान से इसको फॉलो करोगे तो याद हो जाएगा। इसको जो है इसको फॉलो करो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बच्चों एडिशन पॉलीमर में हमने कौन कौन सा एग्जाम्पल देखा था। एक पॉलीथीन देखा था, एक टेफ्लॉन देखा था और एक एक्राइलोनाइट्राइल देखा था। एक्राइलोनाइट्राइल याद रखना, एक्राइलोनाइट्राइल को हम लोग ऑर्लोन फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्लोन फाइबर। आपने देखा होगा जो अभी ठंड के मौसम में जो ये बनता है, स्वेटर बनता है, तो वो एक सिंथेटिक स्वेटर जो बनाते हैं। आजकल जो स्वेटर मिलता है, आपने सुना होगा कि भाई एक नेचुरल स्वेटर होता है, एक सिंथेटिक होता है। तो आप इसके पीछे टैग लगाओ तो उसमें देखिएगा लिखा होगा ऑर्लोन फाइबर्स उल। ठीक है, या इसी को डैक्रॉन फाइबर उल भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। अब वापस आ जाते हैं, हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर में। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में हमको वैसे तो 5 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ठीक है, नायलॉन 6, पॉलिएस्टर, बैकेलाइट एंड मेलामाइन। पहले हम लोग बच्चों बोर्ड पे इन 3 को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो रस्सी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नायलॉन 6 है। और इसको 6 क्यों बोला? क्योंकि इसमें 2 मोनोमर है, एक है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और दूसरा है एडिपिक एसिड। इनमें दोनों में देखोगे, अगर काउंट करोगे तो कार्बन दोनों में 6 है। दोनों में कितने कार्बन बच्चों? 6। अब ये क्योंकि आपस में जोड़ रहा है इसलिए उसको बोलते हैं नायलॉन 6। अब याद कैसे करते हैं? हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। बस याद रखो कि दोनों में 6 कार्बन है, तो CH2 करके 6 कार्बन ले लेना। और अगर दोनों तरफ NH2 जोड़ दिया दोनों हाथ पे एंड पे, तो वो हो जाएगा हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। अब याद रखना, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, हमको देखना मीथेन फॉर्मूला याद है ना, CH4। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो उसको कहेंगे मिथाइल। अगर 2 हाइड्रोजन हटा देंगे उसको कहते हैं मिथिलीन ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों? मिथिलीन ग्रुप। तो हेक्सामिथिलीन और डाइएमीन यानी दोनों तरफ NH2 है। उसी तरह से एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, लेकिन 4 तो मिथिलीन वाला कार्बन है और दोनों तरफ COH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है।
तो याद रखो दोनों हाथ में NH2 और इसके दोनों हाथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब होगा कैसे रिएक्शन, तो देखो इसका NH2 है और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH है, तो ये वाटर निकाल देगा और ये आपस में जुड़ जाएगा और इसी से बन जाएगा सिंथेटिक पॉलीमाइड्स, या इसी को बोलते हैं नायलॉन 6,6 बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये कंडेंसेशन रिएक्शन है क्योंकि देखो इसमें वाटर बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। याद करो एडिशन में बाई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ जुड़ता चला जाता था। Am I right? अब देखो दूसरा एग्जांपल है नायलॉन 6। नायलॉन 6,6 तो हमने देखा दोनों मोनोमर में 6 कार्बन था। अब नायलॉन 6 है तो इसमें एक ही मोनोमर होता है, इसको बोलते हैं कैप्रोलेक्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? कैप्रोलेक्टम। और इसमें नायलॉन 6 इसीलिए बोला क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। गिनो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ये CONH यहाँ पे जुड़ा हुआ। अगर आप इसको हाइड्रोलाइज कर दो, क्या कर दो? हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर डाल दो एसिडिफाई कंडीशन में, तो क्या होगा? ये वाटर का OH इसके साथ आ जाएगा और H इसके साथ आ जाएगा। अब बताओ ये क्या होगा? खुल करके एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप चला जाएगा, एक तरफ NH2 ग्रुप चला जाएगा। यानी पहले वो रिंग था और जैसे हाइड्रोलिसिस किया तो एक हाथ में NH2 मिल जाएगा, दूसरे हाथ में COH। अब देखो इसका दोनों सिरा देखा, ध्यान से देखना, इसका दोनों सिरा रिएक्शन सेंटर, इधर NH2 है इधर COH है। तब सोचो दूसरा मोनोमर आएगा तो इधर NH2 है तो उधर वाले का COH आ जाएगा और इधर COH है तो उधर वाले का NH2 आ जाएगा। इस तरह से ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नायलॉन 6 बन जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अब एक और बचा है, वो है पॉलीएस्टर। क्या बच्चा? बच्चों पॉलीएस्टर। इसमें 2 मोनोमर है, एक इथिलीन ग्लाइकोल है। इथिलीन ग्लाइकोल किसे कहते हैं? हमने अल्कोहल में भी बताया था कि जब 2 अगल बगल के कार्बन पे OH डाल दें तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है? तो बेंजीन पे जब 2 COH डाल देते हैं उसको थैलिक एसिड बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने एमीन्स में है ना गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पढ़ाया था, तो इसमें थैलिक एसिड लिया गया था। तो यहाँ पर थैलिक एसिड ले रहे हैं और इथिलीन ग्लाइकोल मोनोमर ले रहे हैं। तो आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? आपसे बोलेगा कि पॉलीएस्टर का मोनोमर क्या होता है, तो हम बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकोल और कम थैलिक एसिड। ठीक, उसी तरह बोलेगा नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, तो कैप्रोलेक्टम होता है। उसी तरह से आपसे बोलेगा नायलॉन 6,6 का मोनोमर क्या होता है, हेक्सामिथिलीन डायमीन और क्या एडिपिक एसिड। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो OH और इसका CH, वाटर एलिमिनेट कर दिया। अब देखो ये ओपन कर दिया हमने, तो एक सिरा क्या होगा? COH वाला फ्री हो जाएगा, दूसरा सिरा OH वाला फ्री हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, इधर से COH फ्री है, इधर से OH फ्री है, तो अगला जो मोनोमर उधर से आएगा उसका OH आएगा, इधर से इसका COH आ जाएगा। तो ये कंडेंस करते करते नायलॉन क्या बन जाएगा? पॉलीएस्टर बन जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई? आप लोग NCERT बुक चेक करो, ये आपको तुरंत समझ आ जाएगा। आपके एग्जाम में क्या पूछने वाला है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई नायलॉन 6 का मोनोमर बताओ, नायलॉन 6 का मोनोमर बताओ, या पूछेगा नायलॉन 6 किसका एग्जांपल है, एडिशन का है कि कंडेंसेशन का है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है, तो ये कोपॉलीमर होगा, 2 अलग अलग मोनोमर है। लेकिन यहाँ पर कोपॉलीमर होमोपॉलीमर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कोपॉलीमर एडिशन और होमोपॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग 2 एग्जाम्पल देखेंगे लास्ट, बेकेलाइट और मेलामीन। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 कंडेंसेशन पॉलीमर और बचा, ध्यान से देखो, एक बेकेलाइट है, दूसरा क्या है? मेलामाइन। बेकेलाइट में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल यहां पर लेंगे, दूसरी तरफ भी फिनॉल ले लेंगे, बीच में फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे। ये मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक सिखा रहा हूं, बाकी एनसीईआरटी में पूरा रिएक्शन का तरीका दिया हुआ है। तो यहाँ फिनॉल और दोनों के बीच में क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड बेचारा फंस गया। तो इसका ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको फॉर्मल्डिहाइड को फांसी दे देगा। फांसी दे देगा मतलब जोड़ देगा, यानी इधर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उड़ा के वाटर बना देगा। ये CH2 बीच में फंस गया। तो अब बताओ, ये 2 मॉलिक्यूल एक फॉर्मल्डिहाइड, तो अगर हम ऐसे करते चले अल्टरनेट तो क्या होगा? 2 फॉर्मल्डिहाइड के 2 फिनॉल के बीच में एक फॉर्मल्डिहाइड लेते जाए तो ये लीनियर चेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर चेन। वो कहलाएगा नोवोलैक। क्या कहलाएगा बच्चों? नोवोलैक। लेकिन अगर ऐसा सोचो कि एक चेन नोवोलैक बन गया और दूसरा चेन भी नोवोलैक का बन गया और 2 चेन के बीच फिर फॉर्मल्डिहाइड ला दिया, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस लिंक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्रॉस लिंक्ड। जैसा आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में अगर आप चेक करेंगे, अपने एनसीईआरटी बुक चेक कीजिए, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, एसिडिक कंडीशन है, तो देखो पहले ऑर्थो पे है ना फॉर्मल्डिहाइड को जोड़ा, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, फिर ऑर्थो पे जोड़ा है, पारा पे जोड़ा, फिर ऑर्थो पे जोड़ा। तो अगर आपको सीधा चेन बनाना है, ध्यान से देखना, अगर सीधा चेन बनाना है, नोवोलैक बनाना है, तो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्मल्डिहाइड जोड़ते चले जाओ। लेकिन अगर आपको क्रॉस लिंक बनाना है तो ऑर्थो और पारा पर भी फॉर्मल्डिहाइड तीनों पे जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्रॉस लिंक हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बैकेलाइट। तो याद रखो, बैकेलाइट जो है क्रॉस लिंक पॉलीमर है
और नोवोला क्या है, सीधा पॉलीमर है। बैकेलाइट हम लोग प्रेशर कुकर के हैंडल में इस्तेमाल करते हैं और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। एक बार अगर ये बन गया तो फिर इसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखना, अगला जो है मेलामीन है। मेलामीन कहाँ है, तो आपको मैंने बताया था कि जो फाइबर का जो बर्तन होता है वो मेलामीन है, ठीक है। और आप देखेंगे तो आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर तो मालूम होगा, इधर देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर मालूम है। बेंजीन का होता है C6H6। तो आप क्या करो, बेंजीन में से 3 कार्बन खींच लो बाहर और अल्टरनेट पे नाइट्रोजन डाल दो, यानी सारे कार्बन को 6 कार्बन में से एक एक कार्बन खींच के अल्टरनेट करके उसकी जगह नाइट्रोजन जोड़ दो, तो ये हो जाएगा क्या, ये आपका इसका मोनोमर हो जाएगा। और उसी तरह से इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा दो, जैसे यहाँ फेनॉल का फॉर्मल्डिहाइड से कराया था उसी तरह इस मोनोमर को इस फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा दो तो मेलामीन फाइबर बन जाएगा। और ये मेलामीन, इसको रेजिन भी कहते हैं। और वो जो फाइबर इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के डेट में बच्चों आप देखते होंगे कि जो दूध आता है पैकेट वाला तो उसमें बदबू भी आती है। तो उसकी वजह ये होती है कि आजकल क्या होता है कि मेलामीन पाउडर भी, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है, मिला करके उसमें उसका दूध बना देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आजकल किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि आजकल पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन कर देते हैं, यानी उसमें मिक्सिंग कर देते हैं। तो इसमें अगर इसका लैब में चेक भी किया जाएगा तो देखो इसमें नाइट्रोजन अच्छा खासा है। तो इससे, क्योंकि प्रोटीन होता है दूध में, तो अब इसमें भी नाइट्रोजन है। अब प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होता है। तो अगर इसका केमिकल टेस्ट भी करेंगे ना तो पता ये चलेगा कि प्रोटीन से भी ज्यादा जो है इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो साबित ये होगा लैब में कि भाई बहुत अच्छा दूध है, भाई इसमें बहुत प्रोटीन है। तो बेसिकली वो प्रोटीन नहीं होता, ये मेलामीन फाइबर की वजह से हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन होता है। बात समझ में आ गई? तो अब बताओ, जल्दी से रिवाइज कर लो। हमने कंडेंसेशन का 5 एग्जाम्पल पढ़ाया, बोलो कौन कौन सा। पहला कौन, नायलॉन 6, दूसरा नायलॉन 6, तीसरा पॉलिएस्टर, चौथा बैकेलाइट और 5वां मेलामीन। अब बैकेलाइट में लीनियर चेन बनेगा तो नोवोलैक, और क्रॉस लिंक होगा तो बैकेलाइट कहलाएगा। इज इट क्लियर? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया बच्चों, क्लियर। अब हम लोग 5 मिनट में क्या करते हैं, रबड़ को पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम लोग को पढ़ना है रबड़, ठीक है। हमने अभी तक जो पढ़ाया है सारी बात को अगर सम अप करोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया, टाइप ऑफ पॉलीमर पढ़ाया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक रबड़। रबड़ 2 तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक रबड़ होता है। ध्यान से सुन लो, एक नेचुरल रबड़ होता है, सिंथेटिक। नेचुरल रबड़ जो होता है इसको है ना ब्यूटाडाइन रबड़ भी कह देते हैं कई बार। और इसका जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन। आपके एग्जाम में यही बात पूछता है कि नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या होता है, तो आइसोप्रीन। अब आप नाम से अंदाजा तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन ब्यूटाडाइन तो आप जानते हो, ब्यूटडाइन। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है, देखो 1 2 3 4 कार्बन है और इसके 2 एंड पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटडाइन। और देखो दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। यूपीएससी में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग आइसोप्रीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोप्रीन। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन उठा के बोलता है कि भाई बताओ नेचुरल रबड़ का यूनिट क्या होता है, तो आइसोप्रीन। क्लियर? और अगर हम दूसरा रबड़ देखेंगे तो सिंथेटिक रबड़ होता है, उसमें ठीक वही चीज रहेगा जो इधर है, लेकिन वहां मिथाइल हटा के क्लोरीन लगा देना, वो हो जाएगा क्लोरोप्रीन। क्या होगा बच्चों? क्लोरोप्रीन। और इससे जो रबड़ बनता है नियोप्रीन। अब ये बनता कैसे ये भी बता देता हूं, ध्यान से समझ लो। ये जो आप जो देख रहे हो ना डबल बॉन्ड, देख रहे हो, तो जब दूसरा मोनोमर आएगा, यानी ये तो एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर आएगा तो देखो कैसे बनेगा बॉन्ड। इधर का जो 2 एंड का जो डबल बॉन्ड है, इधर देखना 2 एंड का जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ देना और उस डबल बॉन्ड को बीच वाले कार्बन पे ला देना। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? देखो 2 हाथ पे डबल बॉन्ड है, जब आपको दूसरे मोनोमर से इसको जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, ये 2 डबल बॉन्ड इधर वाला और इधर वाला तोड़ देंगे और इस डबल बॉन्ड को बीच में सरका देंगे, यानी बीच में ला देंगे। तो इसका एक एंड फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो ये दूसरे मोनोमर से जुड़ेगा, तो वो भी वही काम करेगा जो इसने किया। देखो डबल बॉन्ड दोनों हाथ का तोड़ दिया और बीच में डबल बॉन्ड ला दिया। देखो ध्यान से एनसीईआरटी बुक चेक करोगे तो भी दिख जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर देखो, पहले समझ लो, एनसीईआरटी बाद में देख लेना। दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और वो डबल बॉन्ड बीच में आ गया, तो इसका एक सिरा इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री हो गया, इसका एक सिरा इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री हो गया। उसी तरह से दूसरा मोनोमर भी ले लेंगे तो उसका भी इसी तरह से डबल बॉन्ड टूटेगा, बीच में बॉन्ड आ जाएगा, उसका भी एक सिरा फ्री हो जाएगा, तो ये आपस में जुड़ता चला जाएगा। इसको कहते हैं क्या,
नेचुरल रबड़ कहते हैं। उसी तरह यही कहानी यहां पर भी होगी। नियोप्रीन कैसे बनेगा, सिर्फ आपको यूनिट याद रखना है। क्या याद रखना है? यूनिट। और रिएक्शन कैसे होगा, तो दोनों डबल बॉन्ड दोनों हाथ का टूट गया, बीच में डबल बॉन्ड बन गया, दोनों सिरा इलेक्ट्रॉन से फ्री हो गया, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अगले मोनोमर को ऐड करता चला जाएगा। वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा नियोप्रीन। अब लास्ट बात ये बता दूं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। तो रबर जो होता है कई बार बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए सल्फर मिक्स किया जाता है। क्या मिक्स किया जाता है? सल्फर। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बहुलीकरण, है ना, पता नहीं, शायद वल्केनाइजेशन को हिंदी में मुझे याद नहीं, शायद बहुलीकरण या पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सल्फर जो हम मिलाते हैं तो क्या होता है कि जो पॉलीमर चेन बनता है, जो रबर होता है, उसके बीच बीच में सल्फर जाके क्या करता है, चेन को आपस में इंटरकनेक्ट कर देता है, क्रॉस लिंक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऐसे होता है जैसे ये एक पॉलीमर चेन है, एक चेन है, तो बीच में जाकर सल्फर बॉन्ड बना देगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो हुआ रबर, लेकिन अब मैं आपको बता दूं एक और भी होता है, बूना एस और बूना एन। क्या होता है बच्चों? बूना एस, ध्यान से देखना, बूना एस और बूना एन। देखो मैं इसके साथ ही बता दे रहा हूं। बूना एस का मतलब होता है ब्यूटाडाइन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी। ब्यूटाडाइन तो समझते हैं ना, ये ब्यूटाडाइन है, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, स्टारीन। क्या जोड़ देंगे? स्टारीन। आपको याद है स्टारीन क्या होता है? नहीं मालूम। अब मैं आपको बता देता हूँ। इथीन तो हम लोग जानते हैं ना, तो इथीन से एक हाइड्रोजन हटाकर फिनाइल ग्रुप लगा दोगे, इसको बोलेंगे स्टारीन। इथीन याद है? CH2 उसमें क्लोरीन जोड़ते थे तो विनाइल क्लोराइड। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन जोड़ते थे तो टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोथीन। अगर इथीन के दोनों तरफ में से एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगा देंगे, इसको कहते हैं स्टारीन। ये हुआ ब्यूटाडाइन। इधर देखना, ये क्या हुआ, ब्यूटाडाइन, और ये क्या होगा बच्चों, स्टारीन। क्या हो गया? स्टारीन। अब देखो इनका आपस में जब कंडेंसेशन होगा, ये कोपॉलीमर बनेगा। क्या बनेगा? कोपॉलीमर। क्यों बनेगा को? क्योंकि दो अलग अलग मोनोमर है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगा, इधर देखना, इसके दोनों हाथ का डबल बॉन्ड तोड़ो, और डबल बॉन्ड कहां ला दो, बीच में, और इसका डबल बॉन्ड तोड़ो, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इधर देखना, और इधर को एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो ये इस पे अटैक मारेगा तो इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तरीका समझ में आ रहा? क्या किया, दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ा, डबल बॉन्ड को कहां ला दिया, बीच में। अब इसके तरफ एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये इस पे अटैक मार देगा तो ये जुड़ जाएगा। अब ब्यूटाडाइन और स्टारीन आपस में अल्टरनेट जाएगा, ब्यूटाडाइन फिर स्टारीन, ब्यूटाडाइन फिर स्टारीन, ब्यूटाडाइन फिर स्टारीन। रिएक्शन करने का तरीका फिर से समझ लो, क्योंकि आप किताब देखोगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। दोनों तरफ का डबल बॉन्ड तोड़ देना, डबल बॉन्ड को बीच में ला देना, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये इस पे अटैक मार देगा, स्टारीन को पकड़ लेगा, फिर ये जो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा फिर वो अगले ब्यूटाडाइन को मारेगा अटैक, फिर वो स्टारीन को अटैक मारेगा, अल्टरनेट चलता चला जाएगा। इसको कहते हैं बूना एस। और एक होता है बूना एन। तो बूना एन में सब चीज वही रहेगा, जो ब्यूटाडाइन यहां लिया है वही ब्यूटाडाइन वहां भी ले लेंगे, लेकिन यहां पर क्या ले लेंगे, साइनाइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? साइनाइड ले लेंगे, यानी ठीक है, ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक चेक कर लो सबको, ठीक है। अब देखो यहां पर इथीन ले लेना जैसे लिया था, और उसके एक सिरे पे साइनाइड ले लेना। इथीन तो हम यहां भी ले रहे, ठीक, तो वहां पर क्या लगा दिया था, फिनाइल ग्रुप, तो स्टारीन हो गया था। और ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इथीन ले रहे हैं और एक हाइड्रोजन हटा के साइनाइड लगा दिया। अब रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे यहां हुआ, डबल बॉन्ड दोनों तरफ का टूटेगा, बोलो यार, और ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, और ये फिर इस पे अटैक मारेगा, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, बूना एन हो जाएगा, ब्यूटाडाइन प्लस नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो क्या हो गया आपका, रबर हो गया। रबर कितने तरह का, दो तरह का, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन, और सिंथेटिक का क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन। और नेचुरल रबर जो होगा वो क्या बनाएगा, आइसोप्रीन बना करके कैसे पर रिएक्शन करेगा, दोनों तरफ का डबल बॉन्ड तोड़ेगा, बीच में आ जाएगा, और ये चेन आपस में बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से मिथाइल हटा के क्लोरीन लगा दो, क्या आ जाएगा, क्लोरोप्रीन, और ये फिर आपस में नेटवर्क बनता चला जाएगा, क्या होगा, नियोप्रीन। और फिर रबर हार्ड कैसे करते हैं, बीच में सल्फर डाल देंगे तो वो हो जाएगा हार्डनेस। और फिर अगर ब्यूटाडाइन प्लस स्टारीन जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे बूना एस, और ब्यूटाडाइन प्लस नाइट्राइल जोड़ देंगे तो कहेंगे बूना एन। अब आप बोलेंगे ये जोड़ेंगे क्यों, तो आपको पता है कि रबर का ये जो ट्रक का जो टायर होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो उसमें जो इस्तेमाल होता है वो बूना एस यानी मिक्स यानी स्टारीन मिला करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए जल्दी से नहीं घसाता वो। क्लियर है बच्चों, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दो चीजें और रह गई हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ध्यान से देखो, अपने एनसीईआरटी चेक करो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में दो, एक PHBV है, ठीक है, एक PHBV है, और दूसरा क्या है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 है।
ठीक है, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 है। ये दो क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर समझते हो, यानी अगर वो जमीन में चला जाए वो पॉलीमर तो अपने आप डिग्रेड कर जाता है। जैसे हम लोग पॉलीथीन वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, वो डिग्रेड नहीं करता। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जिसको हम लोग बिहारवा में हम लोग बोलते हैं बोरा, जो होता है चट्टी वगैरह बोरा है ना, या नारियल का जो बोरा बनता है उसको, वो बायोडिग्रेडेबल है। एक बार जैसे जूट की रस्सी बनती है वो सब बायोडिग्रेडेबल है। तो यहां पर एक चीज देख लो, PHBV का फुल फॉर्म है बीटा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तुम देखो दोनों के मोनोमर को चेक करो, ध्यान से देखना। इन दोनों में ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ध्यान से देखो दोनों में है ना, और दोनों में OH ग्रुप है। अब फर्क किस चीज का है, कार्बन का नंबर गिनो, 1 2 3 4 किसमें है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड में, और दूसरे में क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन है। इधर कितना है, इधर क्या है 4 है, दिख रहा है ना। अब ध्यान से देखना, इसका COH इधर देखना, एक तरफ का COH और इधर के OH के साथ कंडेंस कर जाएगा, नहीं समझ में आया, तो वो बन जाएगा PHBV। क्या बन जाएगा, PHBV। और पेज पलट कर देखो, नायलॉन 2 नायलॉन 6, नाम से अंदाजा लगाओ, नायलॉन 2 भी है और नायलॉन 6 है। इसका मतलब एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 6 कार्बन है। देखो इसमें 2 मोनोमर दिया हुआ, एक ग्लाइसिन दिया हुआ, देखो ग्लाइसिन में 2 कार्बन है, चेक करो दिया हुआ ना। और दूसरा कौन है, नायलॉन 6 है। इसमें क्या है भाई, देखो इसमें 6 कार्बन मिलेगा, देखो तो इसमें भी NH2COH है और उसमें भी NH2COH है। और रिएक्शन कैसे होगा, तो एक का मोनोमर का NH2 और दूसरे के COH के साथ कंडेंस कर जाएगा बच्चों, क्लियर। जैसे हमने नायलॉन 6 बनाते हुए देखा था NH2COH, तो यहां पर एक ही मॉलिक्यूल में एक तरफ NH2 है दूसरी तरफ COH है, तो कंडेंसेशन इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो होता है बच्चों, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, क्लियर। तो ये मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आप चाहेंगे ईमानदारी से एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिए और एक बार मेरे ट्रैक को फॉलो करते हुए एक बार NCERT को रीडिंग मार लीजिएगा बच्चों, तो आपको पॉलीमर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।